औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने आपका टीचर हाफिज़ मुज़म्मिल कवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 की तमाम थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था और अब हमने जो इसकी करनी है एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के मुताबिक इसकी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज में जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स है और हमारे पास ये लास्ट होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 11.1। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ज़रा जल्दी से करते हैं इसको, ठीक है। मैक्स हमने इसको कोशिश करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लें। तो 11.1 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है व्हाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कंटेनर इज़ ज़ीरो। कहता है गैस कंटेनर के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं, कि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो क्यों होती है, जबकि बट द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज इज़ नो ज़ीरो। लेकिन अगर हम वेलोसिटीज का स्क्वायर लें और उसकी एवरेज लें तो वो ज़ीरो क्यों नहीं होती। तो बड़ा इजी सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो इसको हम देख लेते हैं। आपके पास लेट करें ये एक गैस का कंटेनर है और गैस के कंटेनर के अंदर क्या है, हमारे पास बेशुमार गैस मॉलिक्यूल्स हैं। और आपको गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में पता है कि ये क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। यानी अगर एक मॉलिक्यूल इस साइड पे मूव कर रहा है तो कोई मॉलिक्यूल इसकी ऑपोजिट साइड पे मूव कर रहा होगा। अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी लें, एवरेज वेलोसिटी आपके पास इस तरह से शो करते थे एवरेज को। इसकी वेलोसिटी लेट कर लें v1 है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, -v1। अब एवरेज लेने का तरीका क्या है आपके पास, कि दोनों को ऐड कर दें, v1 प्लस -v1 आपके पास डिवाइडेड बाय, चूँकि हम दो मॉलिक्यूल्स के ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय टू ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। तो यहाँ पे v1 -v1 से कैंसिल होगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो हमने देखा एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्यों 0 है, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और जितने मॉलिक्यूल्स लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं उतने ही राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात हमारे पास उसने कहा, ये तो हो गया ना पहले उसकी बात का जवाब। दूसरी बात में कहा कि अगर हम वेलोसिटीज का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, तो तब ये ज़ीरो क्यों नहीं होता। तो यहाँ आप इसको कर लेते हैं जी, हम वेलोसिटीज का स्क्वायर अगर लें, देखें आपके पास v स्क्वायर, यानी हमने एवरेज स्क्वायर लेना है, तो आपके पास इसकी वेलोसिटी क्या है, चलें v1 ही बोल लेते हैं हम इसको। तो ये हो गई v1 का आपके पास स्क्वायर, ठीक है, चलो v1 का स्क्वायर प्लस -v1 का स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ से आपको पता है v1 का स्क्वायर तो चलें कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन -v1 का स्क्वायर जब लेंगे तो माइनस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये पॉजिटिव हो जाएगी तो हमारे पास इसका आंसर 0 नहीं रहेगा, बल्कि कुछ ना कुछ हमारे पास आंसर आएगा। ऐसा ही है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस कंटेनर में 0 होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एवरेज स्क्वायर वैल्यूज़ देखें, तो आपके पास एवरेज स्क्वायर वेलोसिटीज देखें तो वो 0 नहीं होती। इसके बाद हम अगले शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो हमारे पास है 11.2। कहता है व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कार टायर इंक्रीजेज व्हेन इट इज़ ड्रिवन थ्रू सम डिस्टेंस। कहते हैं कार है, एक कार को अगर हम एक रोड पर चला रहे हैं तो आपके पास देखने में आता है कि टायर्स के अंदर मौजूद जो आपके पास गैस है, मतलब जो एयर मौजूद है, उस पर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो बड़ा इजी सी बात है। देखें बेटा, जब कार मूव कर रही होगी रोड पर तो उसके टायर्स के दरमियान और रोड के दरमियान में क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। टायर जब मूव करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 11.2 में कि आपके कार टायर्स को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करना पड़ेगा। ऐसा ही है। और जो ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करेंगे वो किस में जनरेट होता है, वो हीट किस के फॉर्म में लूज होती है, आपके पास हीट की फॉर्म में, ठीक है। वो एनर्जी किस फॉर्म में लूज होती है, हीट की फॉर्म में। तो वो एनर्जी हीट में इजाफे का बायस बनेगी। और आपको पता है जब किसी चीज़ में हीट डेवलप होती है तो वहाँ पे क्या जनरेट होती है, वहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस होती है काइनेटिक एनर्जी। हमने पता है ना कि टेम्परेचर बढ़ने से जब हीट जनरेट आपके पास कहीं मूव करती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर आपके पास ज़्यादा होगा तो उससे क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी।
और काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोगों को एक रिजल्ट याद होगा कि आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, या प्रेशर के, या हमने इसको पढ़ा था कि प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ से आपके पास हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की तो आपके पास प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो ये हमारे पास पूरे आंसर का एक फ्लो डायग्राम सी बन गई है कि जब आपके पास टायर्स और आपके पास गैस मॉलिक्यूल, टायर्स के दरमियान, रोड्स के दरमियान में क्या है, जब आपके पास फ्रिक्शन है, जब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा तो वहाँ से हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और देन हमारे पास वो एनर्जी कहाँ यूज़ होगी, वो प्रेशर इंक्रीज़ करने का बायस बनेगी। अच्छा जी, इसके बाद 11.5 पर आ जाए। 11.5 में कहता है जी स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाई। ठीक है, हमने जो है एक दो लेक्चर्स पहले इसको हमने प्रूफ किया था, लेकिन हमने वहाँ पे बात नहीं की थी कि आपके पास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा क्यों होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक, आपके पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। तो आज बात करते हैं। बेसिकली वो प्रूफ क्या था, अगर उसको आपको मैं याद करवाऊँ थोड़ा सा, तो वो हमने प्रूफ किया था कि CP माइनस CV ग्रेटर देन इक्वल्स टू R के बराबर होता है, जो कि जनरल गैस कांस्टेंट था। यहाँ से हमने कहा था कि CP ग्रेटर देन होता है CV के, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने कहा था ये बड़ी होती है वैल्यू। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है। देखिए, स्पेसिफिक हीट का मतलब पहले समझ लेते हैं। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या था कि आपके पास लट करें कोई सब्सटेंस है, कोई भी इसके अंदर कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है, और मैं कहूँ कि मुझे इसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए जो हीट इसको चाहिए वो क्या कहलाती थी, स्पेसिफिक हीट कहलाती थी। किसी सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या नाम देते थे, स्पेसिफिक हीट का। अब देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा क्यों होती है हमारे पास, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम क्यों चाहिए होती है ये हीट। ठीक है, यही मतलब है ना स्पेसिफिक हीट कम होने का या ज़्यादा होने का, कि कांस्टेंट प्रेशर पे आपको 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट रिक्वायर है। ठीक है, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको कम हीट रिक्वायर है 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। चलें अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है। इसके लिए हम एज्यूम करते हैं हमारा वही एक पिस्टन, वो पिस्टन और सिलेंडर जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने सारे थर्मोडायनेमिक्स में देखा है कि लेट करें ये एक हमारे पास सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर क्या लगा है जी, एक पिस्टन लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। ये लें जी, ये आपका पिस्टन है, और पिस्टन का चूँकि बुक में इस तरह से हमने शो किया तो इसको इस तरह देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पिस्टन है। अब पहले हम क्या करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, जब हमने प्रेशर को क्या रखा, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो क्या होगा, प्रेशर को जब हम कांस्टेंट रखेंगे यहाँ से क्या होगा, आपकी जो जहाँ से प्रेशर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा पिस्टन पे, यानी ये पिस्टन क्या होगा, मूव होना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर। यानी आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट कहाँ यूज़ होगी, वो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इसको ऊपर मूव करवाने में यूज़ हो रही है, यानी वर्क डन कर रही है। वो हीट क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। यानी हीट का कुछ पार्ट वर्क डन में यूज़ हो गया, ऐसा ही है, ये हीट क्यू है। और हमारे पास बाकी का जो कुछ हीट बचेगी वो क्या करेगी, वो इसका टेम्परेचर राइज करने की कोशिश करेगी, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, हीट बेसिकली डिवाइड हो गई 2 पार्ट में कांस्टेंट प्रेशर पे। कुछ वर्क डन के लिए यूज़ हो गई टू इंक्रीज टेम्परेचर, कुछ यूज़ हो गई इंक्रीज टेम्परेचर के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ, चूँकि हीट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो हमारे पास लिहाजा क्या हुआ, आपको ज़्यादा स्पेसिफिक हीट चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि हीट आपकी जा रही है कुछ वर्क डन के अंदर, और बाकी हमारी हीट 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज़ हो रही है। अगर हम देखें कांस्टेंट वॉल्यूम पे फिर कम क्यों चाहिए, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, ये वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रख दिया, ठीक है, यानी ये पिस्टन ना ऊपर मूव कर सकता है ना नीचे मूव कर सकता है, यानी ना कंप्रेशन हो सकती है ना एक्सपेंशन हो सकती है। तो जब आपका हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा
जब हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, चूँकि कोई वर्क डन नहीं होगा तो सारी की सारी हीट आपकी यूज़ होगी टू इंक्रीज़ टेम्परेचर के लिए, ठीक है। सारी की सारी हीट आपकी यूज़ होगी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, इसलिए हमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या चाहिए होती है, कम रिक्वायर्ड होती है। ठीक हो गया, समझ आ गया ना ये बात कि कांस्टेंट प्रेशर पे चूँकि वर्क डन भी करना पड़ता है और प्लस आपकी हीट भी इंक्रीज़ करनी है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करना है, तो इसलिए हमारे पास वहाँ पे क्या है, ज़्यादा हीट चाहिए, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐसा नहीं है। अच्छा जी, 11.6 हमारे पास क्या है जी, इससे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। अब हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे शुरू हो गए हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेटेड। तो हमारा एक ही क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन एक्सप्लेन करता जाएगा। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस वाला लेक्चर भी आप लोगों ने सुनना है, ठीक है, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ। 11.6 कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज़ ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द सिस्टम बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस। कहता है जी कोई ऐसा प्रोसेस बताएं जिसके अंदर कोई हीट ना तो ट्रांसफ़र होती है सिस्टम के अंदर, ना ही सिस्टम से बाहर जाती है, ठीक है, और आपके पास टेम्परेचर सिस्टम का चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बेटा जी ये हमारे पास 11.6 और क्वेश्चन है और ये हमारे पास था एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। उसने प्रोसेस का नाम पूछा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन ही हमने ये की थी कि वो प्रोसेस जिसमें ना कोई हीट एंटर होती है ना ही लीव करती है सिस्टम को, वो क्या कहलाता है, हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक हो गया। और अब चूँकि हमने यहाँ पे पढ़ा था Q इज़ इक्वल टू आपके पास 0 है, कोई हीट ना एंटर हो रही है ना लीव कर रही है, तो आपके पास फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W किसके बराबर हो जाएगा, चूँकि हीट 0 है, 0 इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहाँ से हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, एक हमने कहा था W इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा U, एक हमने कहा था आपके पास डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस W। और साइन कन्वेंशन के बारे में हमें पता है कि आपके पास नेगेटिव साइन शो करता है कि वर्क डन हमने सिस्टम पे खुद किया है अगर वर्क पे है, और नेगेटिव अगर आपका इंटरनल एनर्जी के साथ है तो ये शो करता था कि आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। और अगर आपको याद हो तो हमने इनको इक्वेशंस को नाम दिया था कि ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन की इक्वेशन है, इसको मैंने वहाँ एक्सप्लेन भी किया था, और ये एडियाबैटिक आपके पास कंप्रेशन की इक्वेशन है, ठीक है जी। कैसे एडियाबैटिक कंप्रेशन, हमने इसके लिए जो है पिस्टन यूज़ किया था कुछ इस तरह से कि हमारे पास वही सिलेंडर एक किस तरह से जी बना लेते हैं इसको, कुछ इस तरह से हमारा सिलेंडर था और हमने इसको क्या किया था, इसकी वॉल्स को इंसुलेट कर दिया था। अब इसके ऊपर हमने पिस्टन अप्लाई किया था कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये था जी पिस्टन के लिड, ये पिस्टन का आपका लीवर, ठीक है, ये ले ये पिस्टन है। अब इसकी वॉल्स हमने क्या की थी, इंसुलेटेड रखी थी। अब यहाँ होता क्या था, यहाँ होता ये था कि कोई हीट ना हमने एंटर होने देनी है ना लीव करने देनी है, ऐसा ही है। जब आपके पास ये सिस्टम वर्डन आप इसको छोड़ देते थे पिस्टन को, इसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसके अंदर जो मौजूद इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती थी। माइनस डेल्टा यू का मतलब है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती थी। वो इंटरनल एनर्जी वर्क करती थी इस पर, और आपके पास यहाँ पे क्या होती थी, एक्सपेंशन होती थी, वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता था क्योंकि ये ऊपर जाना शुरू हो जाता था। दूसरी एडियाबैटिक कंप्रेशन है। इस एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता था, जब हम वर्क डन करते थे, माइनस डब्ल्यू का क्या मतलब है, जब हम वर्क करते थे, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते थे, तो इसके अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती थी। हम कहते थे कि इंटरनल एनर्जी भी क्या है, इंक्रीज़ हो गई। तो ये आपके पास एडियाबैटिक सारा प्रोसेस था जिसको मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। और एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल्स क्या आती, हमारे पास टायर का बस्ट होना, और हमारे पास साउंड की लॉन्गिट्यूडनल नेचर हमने पढ़ी हुई है, उसको एक्सप्लेन भी किया था कि कंप्रेशन एयर फ्रैक्शंस में आपके पास कोई हीट लॉस नहीं होता, कोई ना हीट बाहर जाती है ना ही अंदर आती है सिस्टम के, ठीक हो गया। और इसके अलावा क्लाउड फॉर्मेशन भी एक किसकी एग्जांपल है, बादलों का बनना।
अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है 11.7 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं। 11.7 में कहता है इज़ इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या ये पॉसिबल है कि इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जा सके, यानी इंटरनल एनर्जी की वजह से हम कोई वर्क कर सकते हैं। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे सामने बोर्ड पे बनी हुई है। हमने अभी देखा कि हमने इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही थी और वो किस में चेंज हो रही थी, मैकेनिकल वर्क में। और ये कौन सा प्रोसेस था, एडियाबैटिक। तो सेम आंसर हमारे पास होगा कि आपके पास यहाँ तक कि अगर आप इसको अगर 11.7 भी कर लें कोई मसला नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसको मैं दोबारा से देख रहा हूँ कि अगर इंटरनल एनर्जी हमारे सिस्टम की क्या हो, इंटरनल एनर्जी आपके पास डिक्रीज़ हो रही हो तो वर्क डन करती है किसके लिए, आपके पिस्टन को एक्सपैंड करवाने के लिए। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। तो 11.7 भी हमारा यहाँ से एक्सप्लेन हो गया। 11.8 ये इंजन से रिलेटेड हमारे पास आ गया। कहता है इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। कहता है क्या कोई ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल है जो आपके एटमॉस्फेयर में हीट को ना निकाले। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था कि अगर आपके पास एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर है तो हीट को फ्लो करने के लिए एक लो टेम्परेचर रेजरवायर होना चाहिए। तो ऐसा ही है, तो यानी अगर आपके पास हीट कहीं पे हाई टेम्परेचर रेजरवायर है तो हीट वो कहाँ निकालेगा, एटमॉस्फेयर में बाहर निकालेगा ना। तो ऐसा अगर हम कहें कि ऐसा पॉसिबल मतलब नहीं है तो बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पास कोई भी ऐसा इंजन नहीं बन सकता जो एटमॉस्फेयर में हीट को एक्सपेल ना करे। ठीक है, उसको हीट को एक्सपेल करना पड़ेगा। और इन केस अगर वो हीट को आपके पास हम कहें कि हीट को एक्सपेल नहीं करता एटमॉस्फेयर में, तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के क्या होंगे, ये हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे, हम उसको गलत करार दे रहे होंगे जो कैसा जब कैसा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद 11.11 है। कहते हैं कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी। कहता है क्या मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी हम काम कर रहे हैं कोई और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। तो आपके पास इसके लिए हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस था कि जब हम यहाँ पे 11.8 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे 11.8 ही है ना कि हमारे पास 11.11 इधर से मैं डिस्कस करता हूँ 11.11 को। अब हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता था जिसमें हमारे पास, चले मैं पहले लिख देता हूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है। और आइसोथर्मल प्रोसेस की खास बात क्या थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट मींस इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक आपके पास Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, 0 प्लस W। तो आपके पास Q इज इक्वल टू 0 प्लस W, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, W। यानी यहाँ पे हीट किस में चेंज हो रही है, मैकेनिकल वर्क में चेंज हो रही है। ठीक हो गया, तो यही तो हमने बताना था कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस है या आपके पास क्या किया जा सकता है मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट। तो हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस में सारी हीट एनर्जी किस में चेंज हो रही है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब हम चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा सिलेबस के हवाले से आखिरी लेक्चर होगा। हम कोशिश करते हैं इनको जल्दी से ख़त्म करें न्यूमेरिकल्स जितने मैक्सिमम आज हो सकते हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहला आपका न्यूमेरिकल है 11.1। 11.1 का मैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बोलूँगा और साथ सॉल्व करना शुरू करूँगा। अपनी नोटबुक्स अपने रजिस्टर्स अपने पास रखें ताकि साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते रहें। अगर यूनिक नोट्स हैं तो वो भी पास रख लें ताकि आपके पास जो है कोई अगर पॉइंट को लिखना हो वहाँ पे तो लिख सकें। 11.1 में कहता है एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। कहता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, वी फाइंड करना है हमने। कह रहा है कि उसने कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ ये कह दी स्टैंडर्ड कंडीशन से, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर भी आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए और टेम्परेचर भी आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ज़रा हम स्टैंडर्ड कंडीशंस भी लिख लेते हैं अपनी और न्यूमेरिकल को भी लिख लेते हैं। ठीक है,
तो न्यूमेरिकल्स की हेडिंग्स भी दे लेते हैं यहाँ पे जी हमारे पास। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.1। 11.1 स्टैंडर्ड कंडीशंस पहले लिखें फिर अगली बात देखते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे पास लगा प्रेशर और टेम्परेचर की। टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशन है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको अगर केल्विन में चेंज करूँ तो 0 + 273 इक्वल टू 270, ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक हो गया। अगर प्रेशर के देखूं तो आपके पास स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है, जिसको हम 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है आपके पास। तो हमारे पास ये हो गया, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल का नाम देते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, नाइट्रोजन की वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक। अब नाइट्रोजन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, वो लिख लेते हैं कि जी हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है यहाँ पे, उसकी एवरेज वेलोसिटी। अब लेकिन फार्मूला क्या है हमारे पास वेलोसिटी फाइंड करने का, उसको देख लेते हैं। अब फार्मूला जो यूज़ करना है ये हमारे अगले न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा, लिहाजा उसकी एक छोटी सी डेरिवेशन आपकी एग्जाम्पल 11.2 में है, वो मैं साथ ही कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपके पास सोल्यूशन जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वह है हमारे पास T = 2/3 के। ठीक है। आपके पास इनटू 1/2 mv², ये हमने प्रूव किया हुआ है फार्मूला। ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होगा सारों को। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 के, हाफ क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर m भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा v²। ये 2 से कैंसिल, हमें चूँकि वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपके पास v² को एक साइड पे रखें, आपके पास ये बन जाएगा 3 के डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई 3kT, अब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड नहीं करनी। ठीक है। तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो हमारे पास v किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3kT/m। तो ये फार्मूला आपने बस याद रख लेना है। तो अगले हमने जो न्यूमेरिकल है उसमें भी ये फार्मूला करना है, यूज़ करना है। आप इस पर डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। के यहाँ पे क्या है, के हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पर वेरीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, -23। ठीक है। अच्छा जी, अब मसला ये है कि मैथ हमारे पास क्या है, मैथ यहाँ पे मोलर मैथ नहीं मॉलिक्यूलर मैथ फाइंड करना है। तो मैथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा आपके पास मोलर मैथ ओवर एवोगैड्रोस नंबर। तो मोलर मैथ कितना होता है जी नाइट्रोजन का, 28। ठीक है, पता है ना हमें। और एवोगैड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻, आपके पास 10⁻23। तो ये लिख दिया हमने। ये हमारे पास जो है आंसर इसका मैथ्स का किलोग्राम, ये ग्राम्स में है बेसिकली, 28 ग्राम्स होता है मोलर मैथ्स। इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो 28 हमें किलो को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर, और 6.02 × 10⁻23 और किलो को नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है। ये ऊपर किलो मैंने लिख दिया, नीचे इसको 10⁻3 लिख दिया। तो ये बन जाएगा आपके पास 28 डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁻26, 10⁻3 जब इसमें प्लस होगी तो 26 हो जाएगा किलोग्राम। जब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे सारे को तो आपके पास आंसर आएगा 4.65 × 10⁻26, 4.65 × 10⁻26 किलोग्राम। ठीक है जी, मैथ्स आ गया हमारे पास। अब क्या रह गया, वैल्यूज पुट करना सिर्फ। तो आपके पास अगर वैल्यूज यहाँ पुट कर दें हम वेलोसिटी के अंदर, तो v किसके बराबर आ जाएगा, v = √3, k की वैल्यू 1.38 × 10⁻23। अच्छा जी, और टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है जी, और नीचे क्या है हमारे पास मैथ्स 4.65 × 10⁻26। जब आप इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 493 मीटर पर सेकेंड।
ये लें जी, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.1। ठीक है, इजी सा न्यूमेरिकल है। अगला भी न्यूमेरिकल आप देखेंगे इसी तरह से हमारे पास सेम। तो हाँ, इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है, इजी न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं। आपके पास अगले न्यूमेरिकल में कहता है शो 11.2 है बेसिकली हमारे पास जो अगला न्यूमेरिकल है। कहता है शो डैट द रेशो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहता है कि शो करें जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हमने कहा था रूट मीन स्क्वायर स्पीड के वेलोसिटी, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, कहता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कहता है किसी खास टेम्परेचर पे, इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ देयर मैसेस। कहता है वो अपने मैसेज के क्या होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। सिंपल बात सुननी है। कहता है एफ जो होती है हमारे पास, जो चलें बेसिकली मैं इसको लिख देता हूँ 11.2 को, कि प्रूफ करना क्या चाह रहे हैं हम इसमें। ये बेसिकली एक प्रूफ की तरह ही होगा। सेम हम फॉर्मूला यूज़ करना है हमने यहाँ पे, ज़रा देख लेते हैं। बेसिकली ये देखें, हमने 11.2 में प्रूफ करना है कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी, उनकी मैसेज की रेशो के। ठीक है, तो कहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के अगर वेलोसिटी की हम जो रेशो लें आपके पास एवरेज वेलोसिटी की, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं उनके मैसेज के। यानी V1 यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं M1 आया, यहाँ पे V2 है, M2 ऊपर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इनवर्सली रिलेशन हमें नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, तो हमने यही करना है। तो इसके लिए ये तो हमने करना है ना टू प्रूफ, ये हमारे पास हो गया कोई डाटा, इसमें जनरली इसको करना है हमने टू प्रूफ। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला देखते हैं। अभी मैंने V1 का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, क्या किसके बराबर था 3kT/m। चूँकि गैस मॉलिक्यूल 1 है तो 3kT/m1। टेम्परेचर और कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैसे ही कांस्टेंट है। और V2 किसके बराबर होगा, V2 बराबर होगा 3kT/m2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जी दूसरी वैल्यू। Qn1 Qn2 इन दोनों को उठा के एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दें। अच्छा जी, हाँ, डिवाइडिंग 1 and 2, तो क्या बनेगा आपके पास, V1 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय V2 नीचे आ गया। चलें, पहला काम तो हो ही गया। आपके पास अगला स्क्वायर रूट 3kT/m1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3kT/m2। यहाँ से देखें हमारे पास क्या होगा, आपके पास 3kT से कैंसिल हो जाएगा अगर इसे एक स्क्वायर रूट में रखूँ। बाकी V1 डिवाइडेड बाय V2 एवरेज यहाँ बचेगा। अगर सारे को स्क्वायर रूट में ले आओ तो ये बच जाएगा 1/m1 डिवाइडेड बाय आपके पास ये 1/m2। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो आपके पास ये बन जाएगा m2 डिवाइडेड बाय m1। क्या V1 और यहाँ पे क्या था V2। ये लें जी, ये हमारा प्रूफ हो गया जो हम करना चाहते थे। यहाँ से हमें साफ नज़र आ रहा है कि वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एवरेज वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी, मैस के। तो यही हमने करना था, मैंने आपको कहा था ना, पहले वाले से आपके पास दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है 11.3 पे आ जाएं। ये हमारे अभी के लेक्चर का जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल होगा। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बाकी न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करेंगे। 11.3 में कहता है अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। साथ साथ डाटा मैं इसका लिखता हूँ 11.3 का। 11.3 के अंदर कह रहा है लेट करें आपके पास एक गैस है, उसका इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर है, V के। ठीक है, और उसको कंप्रेस करके कितना कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, तो V/2। V से V/2 2 पर डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा। कहता है जी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपके पास कहता है प्रेशर कितना है 1.25 इंटू 10⁵ पास्कल्स लिख लें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लें। कहता है ड्यूरिंग द कंप्रेशन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर से देखिएगा। कहता है कि वर्क डन ऑन द गैस किया गया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम आपके पास क्या लिया जाता है? ऑन द सिस्टम वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। तो कहता है वर्क डन ऑन द गैस है 100 जूल, तो यहाँ पे 100 जूल्स तो आएगा, लेकिन चूंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो यहाँ साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं थोड़ा प्रोमिनेंट हो तो हम दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं जी, ये लें -100 जूल। अच्छा, कहता है जी डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। कहता है जो VF है ना वो फाइंड करना है। ये तो हम एक जनरल वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ना कि जी हाफ हो जाना है, ये फाइंड करना है हमने। तो सोल्यूशन वर्क का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पर। तो वर्क का थर्मोडाइनमिक्स के अंदर क्या फॉर्मूला था? W = P टाइम्स डेल्टा V, जिसको हम लिख सकते हैं P डेल्टा V VF माइनस VI। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज इनकी जनरली मौजूद है, तो वो पुट करें इनमें। तो आपके पास W कितना है? -100। ठीक है, P प्रेशर कितना है? 1.25 × 10⁵ ठीक हो गया। VF फाइनल वॉल्यूम V/2 के बराबर हमने था, माइनस आपके पास इनिशियल कितना है? V के बराबर। ठीक, -100 = 1.25 × 10⁵ आपके पास जो है यहाँ पे अगर हम इसको देखें V/2 में से V माइनस हो तो क्या बचेगा? -V/2। ऐसा ही है ना, हाफ में से -1 निकाल दें तो -V/2। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अब ये वाला माइनस चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला माइनस यहाँ पे, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी 100 = 1.25 × 10⁵ V/2। 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, 2 × 100 डिवाइडेड बाय 1.25 × 10⁵। ठीक है, तो हमारे पास V फाइंड करना था, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास जो सा था। तो आपके पास यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा सारी कैलकुलेशंस करने के बाद वो होगा 8 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, 8 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ये लें जी, ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल भी हो गया। तो आपके पास 11.4 से हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक इनकी जो है ना ये बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन जितने किए हैं, जितने न्यूमेरिकल्स किए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।